अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 11 के एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द एक्सरसाइज। फर्स्ट हम देखेंगे एमसीक्यूज। पहले एमसीक्यू है, कहते हैं इंतकाली थर्मल एनर्जी के कौन से तरीके में पार्टिकल्स बराह रास्त जुड़े होते हैं। हम लोगों ने ना इंतकाली एनर्जी के 3 डिफरेंट तरीके देखे। जो पहला तरीका था कंडक्शन, उसमें हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ठोस जिस्म है जिसको अगर आप गर्म करते हैं ना बर्नर के जरिए, मैंने इसको गर्म करना शुरू किया तो इसके नीचे वाला हिस्सा जो हमारे पास गर्म होगा। अब ये गर्म होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एटम्स जो आपस में पास पास जुड़े होते हैं ना, उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन का मतलब होता है अपनी जगह पे रह के ना अपने आगे पीछे तेजी के साथ मूव करना, इस अपने आगे पीछे मूव करना। ठीक है, जब आप इसको गर्म करते हैं तो इनकी जो वाइब्रेशन मोशन है, जो अपनी जगह पे रह के आगे पीछे हरकत कर रहे होते हैं, वो बढ़ जाती है। वो जब ज़्यादा स्पीड के साथ आगे पीछे हरकत करेंगे तो वो अगले आइटम के साथ टकराएंगे, उसको एनर्जी देंगे। वो जब ज़्यादा स्पीड के साथ आगे पीछे हरकत करेगा तो वो अगले के साथ टकराएगा, उसको एनर्जी देगा। तो इस तरह से एटम्स जो है वो अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो बढ़ जाती है। तेज़ होने की वजह से वो अगले के साथ टकराते हैं, उसको एनर्जी देता है। वो ज़्यादा तेज़ के साथ वाइब्रेशन मोशन देता है तो वो अगले के साथ टकराता है। तो इस तरह से एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। लेकिन यहाँ पे एटम सारे के सारे क्या होते हैं, मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा तरीका होगा, कंडक्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कंडक्शन। सेकंड एमसीक्यू है, कहते हैं मायावत और गैसों में कन्वेक्शन करंट किस तरह से बनता है। ये कन्वेक्शन करंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये मिसाल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बीकर है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, आप इसको बर्नर के जरिए गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे इसको गर्म करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे नीचे वाला पानी होगा वो सबसे पहले गर्म होगा। जैसे पानी गर्म होगा तो वो हल्का होकर क्या होना शुरू हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ऊपर जो ठंडा पानी होगा उसकी जगह नीचे आ जाएगा। इसी तरह जमीन के केस में हमने देखा था कि जो जमीन अगर फॉर एग्जाम्पल गर्म हो गई ना तो इसके साथ वाली इसके ऊपर वाली जो हवा होगी वो भी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। ऊपर कोई अगर ठंडी हवा होगी इसकी जगह नीचे आना शुरू हो जाएगी। वो नीचे अगर जो ठंडी हवा होगी वो जैसे नीचे आएगी, वो नीचे से जैसे जमीन का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो भी गर्म हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। ऊपर से ठंडी हवा नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये मुसलसल काम चलता रहता है कि गर्म ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है और जो ऊपर से ठंडी होगी वो उसकी जगह आके लेना शुरू कर देती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि गर्म हिस्सों के ऊपर उठने और ठंडे हिस्सों के नीचे आने की वजह से कन्वेक्शन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं कन्वेक्शन करंट से पैदा होने वाले कुदरती जाहिर कौन से हैं, मसर कौन से हैं। ठीक है, ये ना कन्वेक्शन करंट के इस्तेमालात हमने पढ़े थे। इसमें हमने कहा था जमीनी और समुद्री हवाएं। हमने कहा था सुबह के वक्त क्या होती है, जमीन गर्म होती है। जमीन गर्म होगी तो इसके ऊपर वाली हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जो समुद्र होता है ना वो काफी हद तक जो हीट एनर्जी है वो ऑब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो जज़ब करता रहता है समुद्र हीट एनर्जी। तो इसका टेम्परेचर जो होता है ना, इसके ऊपर वाली सतह जो होती है वो गर्म नहीं होती। इसके मुकाबले में ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसके ऊपर वाली भी हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। अब ज़मीन के ऊपर वाली हवा ठंडी होती है तो ठंडी हवा जो है ना इस गर्म हवा की जगह आना शुरू हो जाएगी, तो समुद्र से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और रात के वक्त हमने देखा था कि ज़मीन ठंडी हो जाती है, जो उसने समुद्र ने हीट एनर्जी जज़ब की होती है ना, रात जज़ब की होती है, वो रात के वक्त खारिज करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर वाली हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी, वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। और ज़मीन ठंडी होती है, इससे ठंडी हवा जो है ना इसकी जगह आना शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ से ज़मीनी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या थी, ज़मीनी और समुद्री हवाएं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ज़मीनी और समुद्री हवाएं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं रेडिएशन के जरिए हरारत किस तरह से मुंतकिल होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा, ये रेडिएशन के जरिए इंतकाली थर्मल एनर्जी। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था ये आपने ये येलो वाली लाइन करनी है कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होती है, जिसमें किसी किस्म के मीडियम की जरूरत है हमें नहीं पड़ती। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाई थी, या बुक में भी है कि हमारे पास ये सूरज है, सूरज और ये हमारे पास ज़मीन है। अब सूरज और ज़मीन के दरमियान ना किसी किस्म का एटम, कोई मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होता, कोई मतलब मीडियम नहीं होता, खला होती है, खाली जगह होती है। तो अब यहाँ से जो हीट एनर्जी है वो किसके जरिए आती है, वो रेडिएशन के जरिए आती है। ये रेडिएशंस हैं क्या, मैंने कहा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको ब्लू वाली लाइन नजर आ रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये ग्रीन वाली क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों मिलकर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखें, यहाँ पे जीरो है, बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हुई, फिर कम होती होती है जीरो हो गई, तो ये तब्दील हो रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। तो इस तरह से एक दूसरे को पैदा करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी है वो हरकत कर जाती है। इसमें किसी किस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए एनर्जी हरकत करती है और किसी किस्म के मीडियम के बगैर। अगला एमसीक्यू कहते हैं कौन सी सतह ज्यादा रेडिएशन जज़ब और खारिज करती है। ये हम लोगों ने ना पढ़ा था कि सतह के रंग और टेक्सचर का क्या फर्क पड़ता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो मध्यम और गहरे रंग होते हैं, ठीक है, जैसे ब्लैक कलर हो गया, जो हमारे पास वो अच्छे रेडिएटर भी होता है, मतलब वो रेडिएशन खारिज भी करते हैं और जितनी रेडिएशन के ऊपर आके गिर रही होती है वो उसको जज़ब भी कर जाते हैं। ठीक है,
जैसे ये स्याह कलर है, ब्लैक कलर है, जब इसके ऊपर सनलाइट आती है ना, सूरज की रोशनी गिरती है तो वो सारी की सारी जज़ब कर जाता है, ठीक है। ये अगर खुरदरा, जितना ज़्यादा ये सरफेस खुरदरी होगी और जितना ये गहरा रंग होगा ना, उतनी ये रेडिएशन को ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई हमारे पास इस तरह से ये देखे, कोई शाइनी सरफेस होगी, मतलब चमकीली सी होगी और हल्का कलर होगा ना, जब उसके ऊपर जाके लाइट फॉल करती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करवा देता है, वापस भेज देता है। तो हमारे पास कौन सी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर देते हैं? जो स्याह होते हैं और खुरदरी होती है, ठीक है। अगला हमारे पास आंसर क्या कहते हैं, जमीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या अदा करता है। ग्रीन हाउस में हमने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, सूरज से ना मुख्तलिफ शुआएं खारिज होती हैं, जिसमें हाई एनर्जी की भी होती हैं, कम एनर्जी की भी होती हैं। कुछ शुआएं जो है वो जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ शुआएं जो है वो जमीन के अंदर ही जज़ब हो जाती हैं। ये देखें, अंदर जज़ब हो रही हैं। अब ये जो इसके अंदर जज़ब होकर रह जाती है, जमीन के अंदर ही हमारे पास ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से हमारे पास जो जमीन का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है, या हम कह लें सही रहता है। वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो जमीन के अंदर राज जज़ब हो जाती है ना, उसकी वजह से हमारे पास उसका टेम्परेचर बरकरार रहता है। अगला एमसीक्यू 11.7 कहते हैं सूरज की हरारत जमीन तक कैसे पहुंचती है। वो अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान किसी किस्म का मीडियम नहीं होता, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ से जो रेडिएशंस होती है ना, सॉरी, हरारत जो है वो शुआओं के ज़रिए पहुँचती है। अब शुआएं होती क्या है, वो मैंने आपको बताया था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को। इस तरह से जो हमारे पास हरारत है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो जाती है, ठीक है। मतलब किसी किस्म के मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी चीज़ को अगेन कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए, ठीक है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं इंतकाली थर्मल एनर्जी के 3 बुनियादी तरीके बताएंगे। हम लोगों ने ना इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इस चैप्टर के। जब इंट्रोडक्शन किया था ना, तो इसकी मैंने आपको लास्ट लाइन बताई थी कि 3 बुनियादी तरीके होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? ये होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आपने सिर्फ और सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। अगर की बुक से इसको एग्जैक्टली देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि 3 बुनियादी तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसको हम लोगों ने बाद में डिटेल में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी उनके नाम लिखने हैं। 11.2 है, कहते हैं मेटल्स में हरारत नॉन मेटल्स के मुकाबले में जल्दी सफर क्यों कर जाती है। अच्छा, मेटल की जो साख्त होती है ना एटम्स की, वो मुख्तलिफ होती है। लाइक मेटल का जो होता है ना स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो आज़ाद होते हैं, वो कहीं पे भी हरकत कर सकते हैं। अब जैसे इनको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेके खुद चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, वो जा सकते हैं। तो ये अपनी एनर्जी लेके खुद ब खुद हरकत कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं हम एनर्जी जो है आराम से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। इसका आंसर अगर एग्जैक्टली हम लोग की बुक से देखें तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के मुकाबले में जल्दी सफ़र क्यों करती है, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ना होते हैं, मतलब आज़ादली हरकत कर सकते हैं, ज़्यादा ना वो हरकत कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी को लेकर आराम से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवा देते हैं एनर्जी को। नेक्स्ट हमारे पास 11.3 ये कहते हैं मायात और गैसों में कन्वेक्शन के जरिए हरारत कैसे मुंतकिल होती है। अगेन वही हमारे पास के मैंने आपको माया के बारे में बताया था कि जैसे ये बेकर है, इसमें आपने पानी लिया, जैसे आप इसमें नीचे बर्नर ऑन करते हैं तो हमारे पास नीचे वाला पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। गर्म पानी जो है वो हल्का हो जाता है तो वो राइस करना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ऊपर जो ठंडा पानी होगा वो इसकी जगह नीचे आ जाएगा। इसी तरह से अगेन जब वो नीचे ठंडा पानी आएगा तो वो जैसे ही गर्म होगा वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, उसकी जगह ठंडा पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको ये हवा के बारे में बताया था कि अगर मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन गर्म है तो इसके ऊपर वाली जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर जो ठंडी हवा होगी इसकी जगह नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये मुसलसल जो है ये काम चलता रहता है। अब यहाँ पे इसको कह रहा है कि जो हमारे पास इसी माया और गैसों में कन्वेक्शन के जरिए जो हरारत मुंतकिल होती है वो किसकी वजह से होती है। बेसिकली उसमें क्या होता है, जो गर्म चीज़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं, उनकी जगह ठंडे जो है वो मादे नीचे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। गर्म चीज़ होगी चाहे वो माया या गैस है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है, उसकी जगह ठंडी चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाती हैं, ठंडा मादा कह लें नीचे आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कौन सा कुदरती अमल जमीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है। कन्वेक्शन में ही हमने ये पढ़ा था। ये ना कन्वेक्शन के इस्तेमालात थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ज़मीन है दिन के वक्त ज़्यादा गर्म होती है, जो समुंदर होता है वो दिन के वक्त ना हरारत जज़ब करता रहता है, मतलब ये गर्म नहीं होता, ये जज़ब करता रहेगा। अब ज़मीन गर्म हो जाती है, जैसे ही गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर जो हवाएं होती हैं ना वो भी बच्चे गर्म हो जाती हैं। जब वो गर्म हो जाती हैं तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू आती हैं। अब इसके मुकाबले में समुंदर का जो टेम्परेचर है वो दिन के वक्त कम होता है, तो यहाँ पे हवा ठंडी होती है, तो वो ठंडी हवा जो है ना इस गर्म हवा की जगह जो ऊपर उठ गई होती है उसकी जगह आना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं दिन के वक्त समुद्री हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से रात के वक्त क्या होता है, ज़मीन ठंडी होती है लेकिन जो सूर्य समुंदर ने दिन के वक्त हरारत जज़ब की होती है ना वो रात के वक्त खारिज करना शुरू आता है, जिसकी वजह से समुंदर के ऊपर वाली हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। अब ज़मीन से जो ठंडी हवा है ना वो उसकी जगह आने के लिए उसकी जगह उसकी तरफ हरकत करना शुरू आते हैं, तो हम कहते हैं रात के वक्त जो है वो ज़मीनी हवाएं चलना शुरू आती हैं। तो इसी के आंसर की तरफ अगर हम लोग चलें एग्जैक्टली की बुक से, तो कहते हैं ज़मीन और
पानी के टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से ज़मीनी और समुद्री हवाएं चलती हैं। तो वो मैंने आपको जो डिटेल बताई है ना कि हमारे पास दिन के वक़्त क्या होता है, समुद्र का टेम्परेचर कम होता है, ज़मीन गर्म हो गई होती है, तो यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठना शुरू आती है, तो यहाँ से ठंडी हवा जो है वो उसकी जगह आना शुरू आती है। तो ये जो बेसिकली जो टेम्परेचर में फ़र्क होता है, इसकी वजह से ये हवाएं चलना शुरू आती हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं परिंदे और ग्लाइडर्स कन्वेक्शन करंट का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। ये कन्वेक्शन करंट की ये भी एक एप्लीकेशन ही थी। ये मैंने आपको ग्लाइडर दिखाया था कि हमारे पास एक छोटा सा हवाई जहाज होता है, इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता, मतलब ये बगैर किसी इंजन के हवा में उड़ा होता है। कहते हैं ये किस तरह से इस्तेमाल करता है कन्वेक्शन को। कहते हैं हमारे पास कन्वेक्शन में क्या होता है, ज़मीन से जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही होती है ना, अब जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं, उस गर्म हवाओं के ऊपर की तरफ उठने की वजह से ये जो जहाज़ होता है ना, इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठता रहता है। इसी तरह से हमने परिंदों की एग्जाम्पल ली थी कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं ना, तो हमारे पास जो परिंदे हैं वो गर्म हवाओं के अंदर ही गोल गोल घूमते रहते हैं कि अगर गर्म हवा उठ रही है तो वो परिंदे भी उनके साथ ही गर्म हवा की वजह से उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती रहे, परिंदे ऊपर की तरफ उठते रहे, ताकि उनको अपनी एनर्जी ना लगानी पड़े, उनको अपने बाबा जो पर है वो ना मार दे पड़े, मतलब बंद या खोलने ना पड़े। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखें तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि परिंदे और ग्लाइडर क्या करते हैं, जो ऊपर उठने वाली गर्म हवा होती है ना, उसी का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से परिंदे को बार बार अपने पर जो है वो उनको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अपनी एनर्जी ज़ाया करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो गर्म हवा की वजह से खुद ब खुद जो है वो ऊपर की तरफ उठते रहते हैं। वो चक्कर गोल गोल चक्कर में इसलिए घूमते हैं बच्चे, अगर सीधे चले जाएंगे तो वो गर्म हवा से दूर जा सकते हैं। वो गोल गोल इसी रहते हैं, घूमते रहते हैं ताकि वो गर्म हवा के अंदर ही रहें। गर्म हवा जैसे ऊपर उठेगी तो वो भी ऊपर की तरफ उठते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं रेडिएशन क्या है और ये हरारत कैसे मुंतकिल करती है वो। तो इसके आंसर में ये अगेन यही आएगा कि रेडिएशन एक इंतकाल एनर्जी का एक जरिया है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो है वो एनर्जी जो है वो मुंतकिल हो रही होती है। इसमें अगेन मिसाल वो सूरज और ज़मीन वाली ही आएगी कि सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मीडियम नहीं होता, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कुछ नहीं होता। तो अब सूरज से हमारे पास हरारत किसके जरिए आती है, शुआओं के जरिए आती है। अब ये शुआएं होती क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हुई, ज़्यादा हुई और फिर कम होती हुई जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो तब्दीली आ रही है मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करवाती है, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करवाएगी, तो इस तरह से एक दूसरे को पैदा करवाती है। वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी है वो हरारत जो है वो मुंतकिल हो जाती है, मतलब कोई एटम वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर इसका एग्जैक्टली हम लोग की बुक से आंसर देखें, आप इसके आंसर में ये वाली लाइन भी लिख देंगे तो वो मोर देन इनफ होगी। ठीक है, की बुक में भी वो यही कह रहा है कि ये इंतकाल एनर्जी का एक तरीका है जिसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह किसके जरिए होती है, शुआओं के जरिए, वेव्स के जरिए होती है। और ये वेव्स कौन सी होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, और इन वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा, कहता है कि मध्यम स्याह सतह चमकीली सतह के मुकाबले में ज़्यादा हरारत जज़ब क्यों और खारिज क्यों करती है। ये हम लोगों ने ना पढ़ा कि अगर हमारे पास मध्यम या खुरदरी सतह और स्याह सतह है, तो जब उसके ऊपर लाइट आके गिरती है ना, सूरज के फॉर एग्जांपल ये शुआएं आके गिरती हैं, तो वो इसके सारी की सारी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको गर्म किया जाएगा तो ये इतनी शुआएं जो है वो खारिज करेगा। तो ये अच्छा अब्जॉर्बर होता है, अच्छा मतलब वो जज़ब कर लेता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप कोई हल्का कलर लेंगे, हल्का रंग लेंगे या फिर कोई ऐसी चमकीली सी सतह लेंगे, तो जब उसके ऊपर लाइट आके फॉल करती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करवा देती है, उसको वापस भेज देती है। ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो वो इसी चीज़ को बता रहा है कि मध्यम और गहरे रंग जो होते हैं ना, उनमें जो रेडिएशन जब उसके ऊपर आके गिरती है वो उसको जज़ब कर लेती है। जैसे काला रंग मैंने आपको दिखाया है कि जब उसके ऊपर आके लाइट गिरती है तो वो सारी की सारी जज़ब कर लेती है। ठीक है, इसके मुकाबले में जो हमारे पास हल्के कलर होते हैं या फिर हम कह लें कि जो चमकीली सतह होती हैं, वो हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देती हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया भी है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर है, स्याह रंग है, वो लाइट को जज़ब कर लेता है। इसके मुकाबले में जो हल्के रंग होते हैं या चमकीली सतह होगी ना, वो वापस भेज देगी, रिफ्लेक्ट करवा लेगी। कहते हैं ये जो हमारे पास जज़ब कर लेते हैं हरारत को, जैसे काला रंग हो गया, अगर ये हरारत को जल्दी जज़ब कर लेते हैं तो बच्चे ये जल्दी फिर गर्म भी तो जल्दी हो जाएंगे ना। तो इसलिए कहते हैं ये जो रंग होता है ना काला रंग, ये जल्दी गर्म भी हो जाता है। इसलिए आम कहा जाता है कि आप लोगों ने गर्मियों में ना काला रंग के कपड़े नहीं पहनने, काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी ज़्यादा फील होती है। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जमीन के टेम्परेचर को कैसे बरकरार रखता है। ये हमारे पास है कि ये लास्ट वाला टॉपिक था ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने कहा था सूरज से ना मुख्तलिफ शुआएं जो है हमारे ज़मीन तक आती हैं। कुछ शुआएं जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस चली जाती है, लेकिन कुछ शुआएं जो है वो ज़मीन के अंदर ही हमारे पास रह जाती हैं, ज़मीन के अंदर ही ट्रैप हो जाती रह जाती है। ये जो ज़मीन के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है, तकरीबन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर ये जो ज़मीन के अंदर ये जिसके एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर ये जो शुआएं जज़ब ना हुई होती तो हमारे पास इसका टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी ही पॉसिबल नहीं होनी थी हमारी।
ज़मीन पे। तो वो इसी चीज़ को कह रहा है कि ज़मीन का माहौल जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह होता है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारे पास ग्रीन हाउस है क्या? ग्रीन हाउस ना हमारे पास इस तरह से ना एक शीशे का या प्लास्टिक का बना हुआ ना एक छोटा सा घर होता है, ठीक है, जिसके अंदर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी क्लियर पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास इस तरह का ना एक शीशे का या प्लास्टिक का बना हुआ घर होता है, इसके अंदर सारे पौधे लगाए जाते हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको क्यों बोला जाता है? हमारे पास ना क्या होता है कि जो सन से रेडिएशंस आती हैं, लाइक कह लें कि सन से रेडिएशंस आती हैं, कुछ कम एनर्जी की होती है, कुछ ज़्यादा एनर्जी की होती है, मतलब कुछ कम वेवलेंथ की होती हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास क्रस्ट होता है ना, ये ऊपर वाली जो पीक है, इन दो के दरमियान का जो फासला होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ये वेवलेंथ जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। तो जो हमारे पास कम वेवलेंथ वाली होती हैं, ये ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं, वो क्या करती हैं, इस ग्लास में से या फिर इस प्लास्टिक में से गुजर जाती हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो यूज़ कर लेगी। हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारी दुनिया में हर चीज़ जो है ना वो रेडिएशन जज़ब भी करती है और वो अमिट भी करती है। अब यहाँ पे इसमें अंदर पौधे हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ है, अब वो रेडिएशन को खारिज भी करेगी। जब रेडिएशन जो खारिज करती है ना उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब है उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये जब ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन खारिज करती हैं तो वो कम एनर्जी वाली या ज़्यादा वेवलेंथ वाली इस ग्लास में से या इस प्लास्टिक में से गुजर नहीं सकती, वो इसके अंदर ही रह जाती हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस से आ जाती हैं। हम कहते हैं हीट एनर्जी इसके अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। ये हमारे पास है ग्रीन हाउस, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोगों ने ज़मीन के साथ रिजेंबल किस तरह से करवाया? हमने कहा हमारे पास ज़मीन में भी क्या होता है कि सूर्य से रेडिएशंस आ रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारी ज़मीन है। अब सूर्य से रेडिएशंस आ रही हैं, कुछ रेडिएशंस जो है वो ज़मीन के अंदर अब जज़ब होगी। अब सूरज के ज़मीन से रेडिएशन जज़ब होगी, मैंने कहा हर चीज़ जो है वो रेडिएशन एमिट भी करती है। जो ज़मीन से रेडिएशन हमारे पास खारिज हो रही होती है ना, वो जैसे ऊपर जाती हैं तो हमारी ज़मीन के ऊपर ना एक पूरा फ़ज़ा होती है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए या मीथेन गैस हो गई। तो हमारी ज़मीन जो रेडिएशन खारिज करती है वो क्या करती है, इन गैस मॉलिक्यूल के साथ जाकर टकराती है, वो या तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है या मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हीट एनर्जी है ना वो हमारी ज़मीन के अंदर ही बंद ट्रैप होकर रह जाती है, बंद होकर रह जाती है। तो वो यहाँ पे इसी को कह रहे हैं कि जो ज़मीन का माहौल है वो भी ग्रीन हाउस की ही तरह है, कि इसके अंदर भी जो हरारत है वो इसके अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती। क्योंकि जैसे अगर इसके अंदर से ज़मीन के अंदर से हरारत खारिज हो रही है तो वो क्या करती है, यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं या तो उनके साथ टकरा कर वापस आ जाती है या वहीं पर स्कैटर हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। वो यहाँ पे इसको आगे बता रहे हैं कि माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात या मुख्तलिफ गैसेज होती है ना, वो ज़मीन से जो निकलने वाली हरारत है उसको रोक लेती हैं, उसको बाहर जाने नहीं देती, या तो उसको रिफ्लेक्ट करवा देंगी या वहीं पे उसको स्कैटर करवा देती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है मुतदल रहता है, मतलब दरमियाना रहता है, मतलब सही रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ सवाल थे, साथ में मैंने आपको की बुक से इसके आंसर से बता दिया। जब मज़ीद कुछ पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।